नमस्कार साथियों आज का वीडियो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के सिलेबस को देखते हुए महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों पर आधारित है। जी हाँ, केवल जीके जीएस ही नहीं देखेंगे, हम जीके जीएस के साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए ज्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में कैसे प्रश्न हैं। ठीक है, बात करते हैं पहले गौतम बुद्ध की। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका जो राइट आंसर है वो है सारनाथ। ये बिल्कुल आपको पता होगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, आइए थोड़ा सा आपको गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल में बता देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको गौतम बुद्ध के बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, कुछ भी पूछेगा, आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, 563 ईसा पूर्व शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था, तो शाक्य वंश, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कि कोली वंश से थी। ठीक है, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। तो फिर पालन पोषण किसने किया? तो इनका पालन पोषण महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, बोध गया जो कि बिहार में पड़ता है, बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, अब बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम क्या हो गया? भगवान बुद्ध। ठीक है, आपकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में आपकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 1915। ये डेट आपको ध्यान में रखना है, 1915, 9 जनवरी 1915। ठीक है, क्यों ध्यान रखना है वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, आइए देखिए, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। ठीक है, गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? 1893 में, और 1914 तक वो अफ्रीका में रहे। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही गांधी जी अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आए थे। ठीक है, 9 जनवरी को चूंकि वापस आए थे आप जो है, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 9 जनवरी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हिंदुस्तान के इतिहास में। ठीक है, तो 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी के द्वारा किए गए आंदोलनों के बारे में, जो कि अक्सर क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी ने जो सबसे पहले आंदोलन किया था भारत में, वो था चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये पहला उनका सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, अब बात यहाँ से मन प्रश्न आता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट कहाँ से अपनाया, कब अपनाया? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है, कल्पना है, ये 1906 में अफ्रीका में अपनाया था। ठीक है, अब बात करते हैं दांडी मार्च की। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक उन्होंने पैदल मार्च निकाला था। इस मार्च को दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे बार बार पूछा जाता है। अगला आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया वो 1918 में खेड़ा आंदोलन था, जो कि गुजरात के खेड़ा गांव में चलाया गया। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब बात करते हैं महात्मा गांधी की पुस्तकों के बारे में, जो है जहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है। ये क्वेश्चन महात्मा गांधी की है, सत्य के साथ प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये निश्चित तौर पे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये तो आप जान गए, जो है महात्मा गांधी का आत्मकथा है, सत्य के साथ प्रयोग, सत्य के प्रयोग। ठीक है, इसके अलावा आप जानते रहिए, हिंद स्वराज है, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह है, मेरे सपनों का भारत, राम नाम, बापू की सीख, गीता बोध, द ग्रीन पैम्फलेट, थर्ड क्लास इन इंडिया रेलवे, ये सारी पुस्तकें क्या है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि सेवन सिस्टर में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? ठीक है, सेवन सिस्टर से भी क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पूरा डिटेल में आपको आज बता देता हूँ। देखिए, सेवन सिस्टर में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी
असम की है, ये आपको ध्यान में रखना है। असम की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सेवन सिस्टर के बारे में समझने से पहले हमको सेवन सिस्टर के बारे में जानना होगा कि सेवन सिस्टर में आखिर है क्या। तो सेवन सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य आते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य असम है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और सिक्किम को 7 बहनों का भाई भी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सिक्किम में जो है रेल मार्ग नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सिक्किम क्या है, पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है, वहां पे संभव नहीं है, लेकिन रेलवे स्टेशन का निर्माण वहां पे शुरू हो गया है। ठीक है, तो सिक्किम जो है भारत का एकमात्र राज्य है, पूर्वोत्तर का एकमात्र राज्य है जहाँ पे कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। इस पूर्वोत्तर राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है NH10, नेशनल हाईवे 10। ठीक है, रेंगबो में सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बन रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि रेलवे संपत्ति और यात्री क्षेत्र की बेहतर सुरक्षा के लिए किस बल को भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। RPF, GRP, SSB या CRPF। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो RPF के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल, जिसको आप RPF कहते हैं, भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन संघ का एक सशस्त्र बल है। ठीक है, इस बल की स्थापना RPF अधिनियम 1957 द्वारा की गई थी, जिसे भारतीय संसद द्वारा रेलवे संपत्ति और यात्री क्षेत्र की बेहतर सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली सुपरफास्ट ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चली थी। क्वेश्चन से एक प्रश्न का आंसर तो आपको मिल गया होगा कि भारत के सबसे पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी, और राजधानी एक्सप्रेस थी। ठीक है, किन 2 शहरों के बीच में चली थी, आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में। ठीक है, नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में। ठीक है मेरे भाई, आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में आपको बता देते हैं। देखिए, भारत में पहली सुपरफास्ट ट्रेन, जिसको राजधानी एक्सप्रेस कहा जाता है, 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के बीच शुरू की गई थी। यह दक्षिण एशिया की पहली ऐसी ट्रेन थी जिसकी अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह पहली पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन थी। तत्कालीन रेल मंत्री राम सुभाग सिंह ने राजधानी पर फूलों की माला चढ़ाकर इसे चलने के लिए हरी झंडी दिखाई थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली राजधानी एक्सप्रेस जब चली थी उसमें रेल मंत्री कौन थे, तो राम सुभाग सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न भी रेलवे से संबंधित है। कंप्यूटरीकृत प्रणाली वाला पहला जोन कौन बना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उत्तर रेलवे, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर रेलवे। ठीक है, रेलवे। कल आपको मैंने बताया था कि कितने जोन है टोटल, पिछले वीडियो जो भी करा रहा हूँ उसको प्लीज जरूर से देख लिए करिए। ठीक है, उससे आपका रिवीजन पक्का होता जाएगा, कंफर्म होता जाएगा। और कॉपी कलम लेकर अगर नहीं बैठे हैं आप, तो कॉपी कलम लेकर बैठा करिए मेरे भाई। जो भी क्वेश्चन कराता हूँ, अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्किप करके, अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान से बातों को सुनिए, अगर आ रहा है तो स्किप कर जाइए वीडियो को। ठीक है, तो कंप्यूटरीकृत प्रणाली वाला पहला जोन कौन सा बना, उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे जो है ये रेलवे का सबसे बड़ा जोन भी है। ठीक है, ये 1952 में स्थापित हुआ था। इसमें कुल 5 मंडल आते हैं, जिसमें कि अंबाला है, दिल्ली है, फिरोजपुर है, लखनऊ है और मुरादाबाद शामिल है। किलोमीटर के हिसाब से उत्तर रेलवे भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है। कुल 6,887 किलोमीटर को ये कवर करता है। ठीक है, भारतीय रेलवे का उत्तर रेलवे जोन 1986 में कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली के साथ रेलवे का पहला आधुनिक जोन बन गया था। ठीक है मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बल केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता है, RPF, GRP, CRPF या SSB। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, GRP और RPF दोनों ही रेलवे के लिए काम करते हैं, लेकिन GRP एक ऐसा बल है जो कि केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता है। जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं, RPF वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, लेकिन GRP केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता है। तो फिर ये किसके अधीन आता है, आइए आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए,
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ और राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी दोनों ही रेलवे की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। आरपीएफ केंद्र सरकार के अधीन आता है, जबकि जीआरपी राज्य सरकार के अधीन आता है। ठीक है मेरे भाई। आरपीएफ जो है इसका काम क्या है, रेलवे के संपत्तियों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है आरपीएफ। जीआरपी काम क्या है, इसका काम है रेलवे स्टेशन और रेलवे परिसर पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। आरपीएफ जो है रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई करता है और जीआरपी जो है भारतीय दंड संहिता आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत कार्रवाई कर सकता है। आरपीएफ जो है रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और रेल ऑपरेशन को सुचारू करने पर ध्यान करता है और जीआरपी जो है कानून व्यवस्था पर ध्यान देता है। मेरे ख्याल से आरपीएफ और जीआरपी में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मराठी। ठीक है, मराठी जो है इसका राइट आंसर है। वैसे आंसर पहले तेलुगु था, लेकिन तेलुगु को रिप्लेस करके मराठी ऊपर आ गया है। ठीक है, पहले जो है आंसर इसका तेलुगु ही हुआ करता था, लेकिन अब सही आंसर क्या है, अब सही आंसर इसका है मराठी। ठीक है, आइए इसके बारे में आपको डिटेल बता देते हैं, सारी भाषाओं के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने भाषा कौन सी है, मराठी है। इसे 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 8.3 करोड़ लोग बोलते हैं। ठीक है, हिंदी सबसे नंबर 1 पे आती है, जिसको कि लगभग 52.83 करोड़ लोग बोलते हैं। बंगाली नंबर 2 पे आती है, 9.72 करोड़ लोग बोलते हैं। तीसरे नंबर पर मराठी है, 8.30 करोड़ लोग बोलते हैं। चौथे नंबर पे तेलुगु है, 8.11 करोड़ है। तमिल 5वें नंबर पे है, 6.90। उसके बाद गुजराती का नंबर आता है, उसके बाद उर्दू का नंबर, उसके बाद कन्नड़ और उसके बाद मलयालम का नंबर आता है, जिसको कि 3.48 करोड़ लोग बोलते हैं। ठीक है भाई, ये आंकड़े जो बता रहा हूँ इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है, हिंदुओं का, बौद्धों का, सिखों का या जैनों का। इसका जो राइट आंसर है वो है बौद्धों का। जी हाँ, त्रिपिटक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, त्रिपिटक संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 टोकरियां। ये 3 टोकरियां कौन सी हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। अभी आपका एसएससी जीडी का ये एग्जाम हुआ था, तो उसमें विनय पिटक के बारे में पूछा गया था। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के भिक्षुओं और भिक्षुओं के लिए नियमों का संग्रह है। इसे अनुशासन की टोकरी भी कहा जाता है, विनय पिटक को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में ग्रिशन जॉर्ज को निम्नलिखित में से किस संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है ये आपका जो है कोच्चि, केरल में है। ठीक है, और ये भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वही ऑप्शन नंबर जो 2 था, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, ये करनाल, हरियाणा में स्थित है। तीसरा ऑप्शन जो था, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जतनगर में स्थित है। और चौथा जो ऑप्शन था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मतलब ये जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान परिषद है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब आईसीएआर के अंतर्गत आता है। और चौथा जो ऑप्शन था केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आईसीएआर, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई के माटुंगा में है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी पुस्तक किसकी रचना है। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, निश्चित तौर पर आपका आंसर इसका पता होगा। ऑप्शन नंबर ये, ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर है। ठीक है, बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है, आइए आपको थोड़ा और बता देते हैं। देखिए, ज्योतिबा फुले ने एक समाज की स्थापना की थी जिसको बोलते हैं सत्यशोधक समाज, जो कि एक सामाजिक सुधार समाज था। सत्यशोधक समाज के बारे में क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता है, पूछा जाता है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी। तो 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की रचना है द इंडियन स्ट्रगल, ये आपको ध्यान में रखना है। वही अगर महात्मा गांधी की बात करें तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अभी ऊपर आपको हमने बताया उनकी सारी किताबों के बारे में। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात की जाए तो इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज, ये जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो जात का विनाश, रुपए की समस्या, वीजा के लिए इंतजार, मूकनायक, ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है
कि किशोरी अमोनकर का संबंध किस घराने से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अतरौलिया घराना। जयपुर का अतरौलिया घराना, ये कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए किशोरी अमोनकर को 1987 में पद्म भूषण, 2002 में पद्म विभूषण, 1985 में संगीत नाटक अकादमी और 2009 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अमोनकर ने अपनी माँ जयपुर घराने की शास्त्रीय गायिका मंगूमाई कुर्दीकर से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इनका संबंध किससे है, किस संगीत से है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है, मंगूमाई कुर्दीकर का भी और अमोनकर का भी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है, आपको पूरा डिटेल में ध्यान रखना है। सोनिया गांधी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या सुचेता कृपलानी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो थी एनी बेसेंट, लेकिन अगर पूछ ले कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो थी सरोजिनी नायडू। आइए आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए 1917 में जो 33वां सम्मेलन हुआ था उसमें एनी बेसेंट को पहली महिला अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद केवल अन्य 4 महिलाओं ने पद संभाला है। उसके बाद सरोजिनी नायडू, उसके बाद नेली सेनगुप्ता और उसके बाद इंदिरा गांधी और लास्ट में सोनिया गांधी। ठीक है, कुल मिला के 4 महिलाओं ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। इसकी स्थापना गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुई थी, जिसमें कि 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है, ह्यूम महासचिव के रूप में थे और व्योमेश्वर बनर्जी क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के वर्तमान निदेशक डीजी कौन है। मनोज बाजपेयी, मनोज यादव, ज्ञानेश कुमार या दलबीर सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मनोज यादव। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक डीजी कौन है, मनोज यादव हैं, जो कि 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और जुलाई में आप रिटायर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती और रग्बी को छोड़ करके, इसके अलावा और भी कई खेलों को छोड़ करके स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन होगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में सेबी का नया प्रमुख किसे बनाया गया। एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स है मेरे भाई। राजीव रंजन, ज्ञानेश कुमार, तुहिन कांत पांडे, सुखबीर संधू। ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कितना लेटेस्ट नहीं आ सकता है, लेटेस्ट करंट अफेयर भी आ सकता है। ठीक है, 2024 में विशेष ध्यान आपको देना है, लेकिन इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है जो करंट में घटनाएं हो रही हैं। इसका राइट आंसर है तुहिन कांत पांडे। 27 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वह माधवीपुरी बुच की जगह लेंगे, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है, तुहिन कांत पांडे उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में दिल्ली का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया। तो आतिशी मरलेना। एसएससी जीडी में 2-3 बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आतिशी मरलेना इसका राइट आंसर है। अच्छा, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली के, तो भारतीय जनता पार्टी की पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता क्या है, दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। कजरी, गिद्दा, बाउल या लावड़ी। क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, बाउल। बाउल क्या है, ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है, थोड़ा डिटेल में बता दें। देखिए पश्चिम बंगाल के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो छऊ को तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, चाहे मयूरभंज छऊ हो, चाहे पुरुलिया छऊ हो। ठीक है, छऊ के बारे में तीनों छऊ जो है इनके नाम और इनका जगह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का गंभीरा है, जात्रा है, बाउल बताई दी आपको, संथाली है, लाठी है, ढाली है, मराशिया, ये सब क्या है पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य है। वहीं अगर गिद्दा की बात करें तो गिद्दा है, भांगड़ा है, झूमर है, शंबी है, लुंडी है, मलवाई है,
ये सब नृत्य क्या है? पंजाब के लोक नृत्य हैं। कजरी जो है मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अवध और पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है। यह वर्षा ऋतु का लोक नृत्य है और सावन के महीने में गाया जाता है। लावड़ी का संबंध किससे है भैया? महाराष्ट्र से है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा मेरे भाई तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।